नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। 2023 का कैलेंडर पलटने में अब सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम का समय शेष है। 2024 में दुनिया के 50 से अधिक देशों में चुनाव होना है, जिसमें भारत भी शामिल है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी लोग नई सरकार के चुनाव के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अगले साल अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ब्रिटेन में भी लोग अपने वोट से अपना भाग्य विधाता चुनेंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव तो तय समय के हिसाब से होते ही हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते ही हैं, इसमें नया क्या है? 2024 में होने वाले चुनाव पिछले चुनावों से कितने अलग होंगे, ये नया है। प्रचार का तौर तरीका कितना बदला हुआ दिखाई देगा, ये नया है। क्या डीप फेक तकनीक भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है? क्या डीप फेक और सोशल मीडिया किसी भी जीत हार में बड़े किरदार की भूमिका निभाएंगे? क्या डीप फेक और सोशल मीडिया के जरिए वोटरों की माइक्रो टारगेटिंग होगी? क्या डीप फेक और सोशल मीडिया से फैलाए जाने वाली अफवाहों को रोकने के लिए कोई कानूनी कवच है? लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा है या नुकसान? आज ऐसे सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम डेमोक्रेसी में डीप फेक, नायक या खलनायक में। आज शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा हिसाब लगाइए कि सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक आपका कितना समय स्मार्टफोन के स्क्रीन पर बीतता है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से वीडियो, शॉर्ट्स और रील्स को देखते हैं? स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से कितनी जानकारी आपको और परिवार के दूसरे सदस्यों को मिलती है? इन सवालों के जवाब अपने आप से पूछिए। तब तक एक मैं आंकड़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। भारत में जहां कुल वोटरों की संख्या 95 करोड़ के आसपास है, वहीं देश में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद करीब 75 करोड़ है, जिसमें से 46 करोड़ लोग सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। लोग जिस रफ्तार से डिजिटली जुड़े हैं, उसी रफ्तार से राजनीतिक दलों ने भी लोगों से जुड़ने के लिए तकनीक का भरपूर प्रयोग किया है। अब पहले की तरह चुनाव प्रचार में पोस्टर कम दिखाई देते हैं। राजनीतिक पार्टियां व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर के जरिए भी वोटरों से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आजकल डीप फेक तकनीक की वजह से नए तरह का खतरा पैदा हो गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किसी की छवि बनाने और किसी की बिगाड़ने में हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डीप फेक है क्या और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है। तकनीक इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी का फर्जी वीडियो बना सकता है। ऐसे में वीडियो इतनी सफाई से तैयार होते हैं कि नकली और असली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पर कई ऐसे ऐप और वेबसाइट मौजूद हैं जिनकी मदद से डीप फेक तैयार किया जा सकता है, कभी मौज मस्ती के लिए, कभी अपनी कल्पना को आकार देने के लिए। ऐसे डीप फेक वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते हैं तो वो या तो किसी की इमेज बनाते हैं या फिर खराब करते हैं। साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद वीडियो, पिक्चर या ऑडियो में बदलाव कर सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति का डीप फेक वीडियो बन सकता है, क्योंकि आज टूल्स ऐसे उपलब्ध हो गए हैं जो पब्लिक डोमेन में है, और वो टूल्स अधिकांश तौर पर मुफ्त हैं। तो जो कोई भी शरारत करना चाहे शरारत कर सकता है बिना किसी समस्या के। और एक बार आपने डीप फेक वीडियो बना भी लिया और उसे आपने वायरल कर दिया,
तो आपको पकड़ने का जो सिलसिला है वो भी एक लंबा चौड़ा हो जाता है। अपराध की दुनिया में इसके द्वारा तरह तरह के साइबर अपराध, सोशल और फाइनेंशियल फ्रॉड किए जा सकते हैं, जहां सामने आ रहा व्यक्ति उसका वीडियो देखने में सही लगता है, उचित लगता है, जेन्युइन लगता है, लेकिन वो एक फ्रॉड होता है। डीप फेक वीडियो, तस्वीर या आवाज का इस्तेमाल कई तरह से साइबर अपराधी कर रहे हैं। इसका एक पूरा तंत्र तेजी से तैयार हो रहा है, जो भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। डीप फेक का इस्तेमाल साइबर अपराधी सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, चुनाव के दौरान लोगों को प्रभावित करने यानी दुष्प्रचार से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी में कर रहे हैं। संसद के भीतर राज्यसभा में इस गंभीर मामले की गूंज सुनाई दी। जैसे जैसे हम नकदी अर्थव्यवस्था से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। हर किसी ने अनुभव किया होगा कि कैसे धोखेबाज लोगों को मैसेज भेजकर उन्हें पैन नंबर अपडेट करने, खातों को अनब्लॉक करने, क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट आदि देने के बहाने कॉल कर रहे हैं। हमें इस खतरे को रोकने के लिए कड़े उपायों की ज़रूरत है। आज यह सच है कि कार्ड से भुगतान और यूपीआई के माध्यम से भुगतान बढ़ गया है, लेकिन साथ ही लोग डिजिटल धोखाधड़ी में लाखों रुपए खो रहे हैं। 15 नवंबर तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद से 1.3 मिलियन से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। सवाल यह है कि हम कितने मामलों को ट्रैक करने, मामलों को सुलझाने में सफल हुए हैं। पुलिस भी इनमें उस तरह से प्रशिक्षित नहीं जैसे उनको प्रशिक्षित होना चाहिए। आज की तारीख में देश के शहरी क्षेत्र में ऐसा युवा खोजना मुश्किल है जिसके हाथ में स्मार्टफोन न हो। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो डिजिटल लेन देन न करते हों। एक तरह से लोग अपना पूरा बैंक और हर अहम जानकारी स्मार्टफोन में लेकर चल रहे हैं। ऐसे में डीप फेक की वजह से साइबर ठगी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के केस में बढ़ोतरी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें भी डीप फेक ने दुनिया के सामने एक नए तरह का बड़ा खतरा पैदा कर दिया। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है। डीप फेक आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है, ये पूरी दुनिया में पूरी शिद्दत से महसूस किया जाने लगा है। भारत में बॉलीवुड की कई हीरोइनें, मसलन रश्मिका मंदाना, काजोल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट डीप फेक के शिकार हो चुकी हैं। वहीं पोप फ्रांसिस, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग समेत कई जानी मानी शख्सियतों का डीप फेक दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में चिंता जताते हुए कहा था कि डीप फेक पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। पीएम मोदी ने भले ही ये बात वैश्विक सुरक्षा के संदर्भ में कही हो, लेकिन लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में डीप फेक तकनीक की भूमिका और खतरे पर भी गंभीर मंथन जरूरी है। भारत के सामाजिक ताने बाने में लोग अपने विधायक, सांसद और मंत्रियों से बड़ी उम्मीद रखते हैं। नेताओं का एक उल्टा बयान पूरा खेल बिगाड़ने के लिए काफी होता है। ऐसे में अगर चुनाव के दौरान डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके विरोधी पक्ष के उम्मीदवार का कुछ आपत्तिजनक वीडियो वोटरों के बीच वायरल कर दिया जाए या उल्टे सीधे बयान के साथ चेहरा बदल दिया जाए तो क्या होगा? वोटर तो गलत को भी सही मान सकता है। झूठे और फर्जी वीडियो लोगों के बीच किस रफ्तार से वायरल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। कहा जाता है कि जब तक सच घर से बाहर निकलता है
झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। ऐसे में डीप फेक के जरिए चुनाव में विरोधी पक्ष की छवि खराब करने की रेस जोर पकड़ सकती है। एक अरब 40 करोड़ के विशालकाय भारत में ऐसा कोई साल नहीं जब देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव ना चल रहा हो। ऐसा कोई मौसम नहीं गुजरता जिसमें देश के किसी हिस्से में चुनाव प्रचार की आंधी ना चल रही हो। लोकतंत्र में उसी को जनता की सेवा का मौका मिलता है जिसका लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, जिसे चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के भीतर भी जिस तरह से ज्यादातर हाथों में स्मार्टफोन आया है, लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, तो सियासी दलों के प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कनेक्शन बनाए हुए हैं। जब से हमने चुनाव में सोशल मीडिया को महत्ता दिया, जैसे देखिए बहुत सारे लीडर लोग अपना पॉपुलैरिटी देखते हैं, जब इलेक्शन आता है तो सबसे पहले मीडिया क्या चलाता है, लीडर की पॉपुलैरिटी कितनी है, पार्टी की पॉपुलैरिटी कितनी है। बेस क्या होता है भाई, इनके ट्विटर फॉलोअर 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, 50 मिलियन है। तो अब जब हम डेमोक्रेसी को इस तरीके से मेजर करते हैं, डेमोक्रेसी के मेजर करने के आपने तरीके ही बदल दिए, तो जो जिसको लगा कि हमको डेमोक्रेटिक फ्रेम में आना है तो हमको 5 मिलियन फॉलोअर बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 मिलियन फॉलोअर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डेमोक्रेटिक मैसेजेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मानवता और नैतिकता की बात है वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगता है कि इसके गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। पिछले 10 से 15 साल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव में अपने पक्ष में लहर बनाने के लिए हो रहा है। कुछ राजनीतिक दलों को इसका जबरदस्त फायदा भी मिला है। ऐसे में एआई, डीप फेक और सोशल मीडिया की तिकड़ी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के भीतर एक नए तरह का संकट पैदा कर दिया है, जो इस बार के तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तक में दिखी। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, वहाँ एक डीप फेक वीडियो आया जिसमें ऐसा दिखाया गया कि एक राज्य का मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अब उसका जब तक खंडन किया गया या हुआ, देर हो गई, बहुत ज़्यादा उसमें चुनाव में डैमेज किया गया। इसी तरीके से हमने डीप फेक मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखा, जहां हमें ये नज़र आया कि कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन का एक बड़ा मशहूर क्विज प्रोग्राम है। उसमें बच्चन जी ऐसा सवाल पूछते, राजनीति से प्रेरित सवाल पूछते गए और उसका जवाब कि जैसे जो शिवराज सरकार है वो खराब काम कर रही, गलत काम कर रही है। तो ये दोनों जो थे ये सत्य से परे थे, अलग थे, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया और राजनीति में इसका दुरुपयोग चुनाव में हुआ। भारतीय लोकतंत्र के मिजाज और चुनावी प्रक्रिया को करीब से समझने वाले पॉलिटिकल पंडितों का अनुमान है कि चुनाव के दौरान विरोधी पक्ष के उम्मीदवार की छवि बिगाड़ने के लिए डीप फेक के इस्तेमाल के चांस बहुत बढ़ गए हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि तकनीक की मदद से तैयार किसी का फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करा दिया जाए। ये भी हो सकता है कि वीडियो में दूसरे चेहरे के साथ विवादास्पद बयान लगाकर वायरल करा दिया जाए या डीप फेक के जरिए विरोधी को भ्रष्ट दिखा दिया जाए। चुनाव के समय ऐसे डीप फेक वीडियो और फर्जी खबरें किस तरह फैलती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह का एक चिट्ठी जारी हुई कि उन्होंने जो है छुप धो करके इस्तीफा दे दिया। दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते बता सकता हूं कि हफ्ते भर बाद तक मेरे पास फ़ोन आते रहे, कह रहे तो बड़ा कांग्रेस के लिए अनर्थ हो गया, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जबकि कोई उसमें इस्तीफा नहीं था। वो एक जालसाजी का काम था। पहले होता था इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आया मिस इन्फॉर्मेशन, और अभी जो है हमारा वो डिस इन्फॉर्मेशन का एज में हम घुस रहे हैं कि हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन से आगे जाके डिस इन्फॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो डिस इन्फॉर्मेशन का जो यह दौर है यह बेहद चिंताजनक है और इसमें बिल्कुल संभावना है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए यह एक खतरा पैदा कर सकता है। इंटरनेट पर कई ऐसे एआई टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से किसी की भी आवाज और हाव भाव का क्लोन तैयार किया जा सकता है। अगर राजनीति में किसी उम्मीदवार या खास पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एआई को लगाया जाए तो एआई विरोधी पक्ष को कमजोर करने के लिए टारगेटेड ग्रुप के बीच उसी तरह के संदेश भेजना शुरू कर देगा। ऐसे तरीके भी आजमा सकते हैं जिसके बारे में इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता या जिसे इंसानी बुद्धि अनैतिक मानती हो। माना जा रहा है कि जिस तरह से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसमें लोकतंत्रीय देशों में नए दौर की तकनीक के जरिए
लोगों की सामूहिक चेतना को प्रभावित करने की बड़ी कोशिश हो सकती है। लोगों की सोच बदलने के लिए गलत सूचनाओं को एआई की मदद से भेजने का खेल खुल्लम खुल्ला बढ़ने के चांस ज्यादा है, जिससे वोटिंग पैटर्न बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। जरा सोचिए, अगर मतदान से ठीक पहले कोई डीप फेक वीडियो वायरल हो जाता है या जानबूझकर कराया जाता है जो किसी उम्मीदवार की छवि लोगों के बीच खराब कर देता है, लोग अपना वोट उसकी जगह किसी और उम्मीदवार को देते हैं। बाद में पता चलता है कि जिस वजह से चुनावी नतीजों में उलटफेर हुआ वो वीडियो डीप फेक था। तो क्या होगा? क्या इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर नहीं होंगी? जिस तरीके का हमारे इलेक्शन कमीशन है, जिस तरीके के आईटी लॉज है, जिस तरह का राजनीतिक वातावरण है, बड़ा मुश्किल होता है कि इस पर अंकुश लगाया जाए। इसलिए जब तक हम एक नहीं होंगे, डी फेक मोदी जी का भी दुरुपयोग होगा, राहुल गांधी का भी दुरुपयोग होगा, और हम जो है मोदी के पक्षधर राहुल गांधी को, राहुल गांधी के समर्थक मोदी को दोष देते रहेंगे। कहीं ना कहीं डीप फेक जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आप लेवल प्लेइंग फील्ड को गारंटी नहीं कर सकते। इसलिए दायित्व हो जाएगा सरकार का, दायित्व हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वो डेडिकेटेड नए गाइडलाइंस लेकर आए कि किस तरीके से, जिनके पालन के माध्यम से आप भारतीय चुनाव में जो डीप फेक का दुरुपयोग होने की संभावना है उसको आप कम से कम कर सकें। दुनिया के कई हिस्सों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका सामने आने लगी है। तुर्की में चुनाव के दौरान एक डीप फेक वीडियो ने खेल पलट दिया। राष्ट्रपति एर्दोआन के प्रतिद्वंदी केलिकदारोग्लू के वायरल वीडियो की वजह से राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस लेना पड़ा। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने पक्ष में लहर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया की जमकर मदद ली थी। ऐसे में अगर सोशल मीडिया और एआई की मदद से चुनावों को प्रभावित करने की रेस शुरू हो गई तो इस ट्रेंड के लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होने की भविष्यवाणी की जा रही है। पूरी दुनिया में डीप फेक के चर्चित मामलों की लिस्ट में से एक है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं था। एआई की मदद से बने फर्जी वीडियो में ट्रंप बेल्जियम से पेरिस जलवायु समझौते से नाम वापस लेने की बात कर रहे थे। इसी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी एक फर्जी वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहते दिख रहे थे कि रूस के 3 सरहदी राज्यों में यूक्रेनी सेना दाखिल हो चुकी है और पूरे देश में इमरजेंसी लगाया जा रहा है। इसी तरह रतन टाटा से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक का डीप फेक वीडियो वायरल हो चुका है। एक नजर में लोग फर्जी वीडियो को असली जैसा समझने लगते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा वर्ग करता है, उनमें से भी खास तौर से 15 से 35 साल तक के युवा। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया कि भारत में 54% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही जानकारी के लिए करते हैं। देश की बड़ी आबादी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी पर भरोसा करती है, लाइक और शेयर करने में खुद को सोशली एक्टिव महसूस करती है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी डीप फेक वीडियो की कुछ शिकायतें आई। बॉलीवुड की कुछ चर्चित हीरोइनें भी डीप फेक का शिकार बन चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे बचने का रास्ता क्या है? क्या हमारे देश में डीप फेक से बचाव के लिए कानूनी कवच मौजूद है? दुनिया के दूसरे देश इस खतरे से निपटने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। एआई और डीप फेक के खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया में बहस नए सिरे से आकार ले चुकी है। डीप फेक पर शिकंजा कसने के लिए भारत सरकार भी एक कड़ा कानून लाने का संकेत दे चुकी है। माना जा रहा है कि उस कानून में डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले और ऐसे वीडियो की मौजूदगी वाले प्लेटफॉर्म दोनों पर ही जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। अभी भारत में इसके संबंधित कोई कानून नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसके बनाए जाने की आवश्यकता है और इसमें देरी करना नुकसानदायक हो सकता है। आवश्यकता है न केवल भारतवर्ष को आज
डेडिकेटेड नए कानूनी प्रावधान लाने की, ताकि डीप फेक के दुरुपयोग को आप रेगुलेट कर सकें। साथ ही साथ आवश्यकता ये भी है कि जो वर्तमान कानून के प्रावधान हैं जो डीप फेक के दुरुपयोग के संदर्भ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको इस्तेमाल करने का प्रोत्साहन पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार एआई और डीप फेक के खतरों से निपटने के लिए 4 पॉइंट पर विचार कर सकती है। पहला, डीप फेक और गलत सूचना की पहचान। दूसरा, डीप फेक के प्रसार को रोकना। तीसरा, डीप फेक के रिपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म। और चौथा, डीप फेक के बारे में लोगों को जागरूक करना। लोकतंत्र में चुनावों के दौरान डीप फेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग को भी नया रास्ता खोजना होगा। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे चुनावों में किसी की छवि खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। जैसे अभी सबसे एक बात कर लें कनाडा का, तो कनाडा के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ मोरल इश्यूज और को लीगल कोड में कन्वर्ट किया कि आप उसको मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, बिना उसके जाने नहीं देंगे फेक न्यूज़ को। तो अभी क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सख्त लॉ नहीं है जिससे समाज के या किसी ग्रुप को यह चेक लगे कि अगर वो ऐसी गलती करता है तो उसका सजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो एक तो हमें आईटी लॉज में, अभी हमारा आईटी लॉज जो है वो पूरी दुनिया में बहुत कमज़ोर है, मतलब दुनिया के बाकी जो विकसित देश हैं उनके आईटी लॉज बहुत स्ट्रांग है। तो आपको एक आईटी लॉज बनाना पड़ेगा। अभी सरकार ने यह जारी किया है कि 5 मिलियन से ज़्यादा जिस ऐप के सब्सक्राइबर हैं उनको एक इथिक्स कमेटी जैसी चीज़ रखनी पड़ेगी जो यह चेक करेगा कि कंटेंट जो दिया जा रहा है वो डीप फेक कंटेंट है या एक्चुअल कंटेंट है। हाल में चाइना ने डीप फेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए नया नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर ऐसा कोई वीडियो बनाया जाता है तो जिसका वीडियो है उसकी इजाजत जरूर लेनी होगी। ऐसी वीडियो पोस्ट करते समय एक डिस्क्लेमर भी जारी करना होगा। यूरोपियन यूनियन में एक ऐसे कानून की बात चल रही है जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों से अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे वीडियो को हटाने के लिए कहा जा सके। वर्चुअल वर्ल्ड में अभी गिने चुने देशों का ही वर्चस्व है, उसमें भी टॉप पर अमेरिका है। दुनिया में एआई और डिजिटल खतरों के मुद्दों पर अमेरिका जैसे तकनीक के मामले में बहुत आगे खड़े देश चुप्पी में अपना फायदा देखते रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे हिस्से हैं जो एआई के खतरों को देखते हुए इसे रेगुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैलिफोर्निया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। फिलहाल अमेरिका का एआई में वर्चस्व है। डिजिटल क्रांति, डेटा प्रोटेक्शन, जनरेटिव एआई ने दुनिया भर में नए तरह की असमानता पैदा कर दी है। ऐसे में बदली परिस्थितियों में एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है जिसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के खतरों से लोगों को बचाया जा सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके, चुनावी प्रक्रिया को इसके नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रखा जा सके। साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाले ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि डीप फेक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल साइबर अपराधी करते हैं, जो लोगों का फर्जी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। साइबर अपराधियों के निशाने पर खास तौर से सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बड़ी पर्सनालिटी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही पैदा की हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिर्फ नुकसान ही हैं। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में एआई में बेशुमार संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। एआई की मदद से कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में बड़े बदलाव का काम चल रहा है। देश के भीतर फसल बीमा कंपनियां पैदावार और सूखे की मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। देश के कई राज्य कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भी एआई की मदद ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसके फायदे भी बहुत हैं। जनरेटिव एआई को भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाले सारथी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। भारत जैसे देश में खेती से लेकर स्वास्थ्य सेक्टर तक में बदलाव के स्क्रिप्ट एआई के जरिए तैयार करने की कोशिशें जारी हैं।
माना जा रहा है कि एआई से बुआई कटाई के सही समय का पता लगाने से लेकर मौसम के पैटर्न, मिट्टी की नमी, फसलों की बढ़ोतरी का विश्लेषण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एआई सेंसर्स की मदद से फसलों को होने वाली बीमारी का भी समय से पता लगाया जा सकता है और समय पर दवा छिड़काव कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर में एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। इससे किसानों को अपने एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े अपडेट्स जानने में मदद मिलेगी। हम एआई की मदद से भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर मदद से भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं। एआई की मदद से उन गंभीर बीमारियों का डेटा विश्लेषण मिनटों में किया जा सकेगा, जिसमें अभी बहुत समय लगता है। गिनती के टेस्ट के आधार पर एआई की मदद से भविष्यवाणी की जा सकेगी कि आने वाले 10 वर्षों में किसी का हार्ट सिस्टम कैसे काम करेगा। ऐसे में भारत में इस सोच के साथ काम किया जा रहा है कि एआई के इस्तेमाल से स्वास्थ्य सुविधाओं को समाज के आखिरी आदमी तक किस तरह से पहुंचाया जा सके। अपराधियों को पकड़ने से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। यूपी पुलिस तो एआई आधारित त्रिनेत्र ऐप के जरिए अपराधियों पर नजर रखती है। हाल में इसे और एडवांस बनाया गया है। दिल्ली पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एआई की मदद लेती है। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर आदमी जाने अनजाने में एआई की रेंज में है। उसके व्यवहार, पसंद नापसंद पर किसी दूसरे की भी नजर है। नीति आयोग का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने में एआई नए पहिए की भूमिका में रहेगा। साल 2035 तक अर्थव्यवस्था में हर साल 1.35% की तेजी आएगी। ऐसे में भारत सरकार एक और जहां एआई की मदद से तरक्की को और रफ्तार देने में जुटी है, तो दूसरी ओर एआई से पैदा होने वाले खतरों और दुरुपयोग से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरी दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव की भविष्यवाणी की जा रही है और इसे महसूस भी किया जा रहा है। अगर आधुनिक विश्व इतिहास में बड़े बदलावों पर गौर किया जाए तो सबसे पहले स्टीम इंजन के आविष्कार को रखा जाएगा। बाद में औद्योगिक क्रांति और मैकेनाइजेशन को दूसरे नंबर पर, कंप्यूटराइजेशन को तीसरे पर और इंसान की जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दखल को चौथे नंबर पर रखा जाएगा। तकनीक इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में इस हद तक दाखिल हो चुकी है और तकनीक पर इंसानों की निर्भरता इतनी हो चुकी है कि भीड़ में भी वो तन्हा होता जा रहा है। हमारे देश में स्मार्टफोन लोगों का रोजाना औसतन 5 घंटे का समय चुरा रहा है। ऐसे में साइबर वर्ल्ड के नटवर लाल अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, इस कोशिश में कि चंद रुपयों के लिए उन्हें किसी भी की इमेज को खराब करने में कोई भी गुरेज नहीं होगा। ऐसे में एआई और डीप फेक तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कायदा कानून भी जरूरी है। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया एआई, डीप फेक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से मुक्त रहे, इसका भी एक चुस्त दुरुस्त मैकेनिज्म होना ही चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।